नमस्कार, आप देख रहे हैं जिया न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं जिया न्यूज के संपादक जेपी दीवान जी। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दरअसल हर दिन कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पर आप सवाल उठाते हैं और जिम्मेदार नेता अधिकारी से जवाब मांगते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के धरने का आज दूसरा दिन है। धरने की सियासत को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब तलाशेंगे जनता मांगे जवाब में। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में आप समर्थकों और पुलिस में हुई जबरदस्त झड़प। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस ने बरसाई लाठियां, कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को धरना स्थल कल तक खाली करने का दिया आदेश। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से लिया गया फैसला। किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में अराजकता फैलाने वालों को हटाया जाए। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग। जहर से हुई सुनंदा पुष्कर की मौत। एसडीएम की जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पुलिस को हत्या और खुदकुशी एंगल से मामले की जांच करने का दिया गया आदेश। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 15 लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में किया तब्दील। दया याचिका पर मानसिक रोगी होने पर लिया गया फैसला। क्या दिल्ली के सीएम केजरीवाल चाहते हैं कि संवैधानिक हालात बिगड़ें और केंद्र सरकार मजबूर हो ताकि उनकी आम आदमी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूत बनकर उभरे? जी हां, ये सवाल आप में से कई लोगों के जहन में है। जो पार्टी कुछ महीनों पहले ये मानती थी कि सिर्फ पुलिसिंग से महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, वो पार्टी सत्ता में आने के बाद एसएचओ के सस्पेंशन पर सड़क पर लेटने लगी। जनता के तमाम सवालों के साथ आज हम जनता मांगे जवाब में जानने की कोशिश करेंगे कि मजबूर करो और मजबूत बनो कि केजरीवाल के राजनीतिक ड्रामे का जवाब क्या है। और हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है इस मसले के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा दें। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और इनके अलावा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता हरिंदर सिंह जी। उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल तमाम उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी की रणनीति को लेकर। और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको बताया था, इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं जिया न्यूज के संपादक जेपी दीवान जी भी, जो हर पहलू पर बारीक नजर रखे हुए हैं। हर पहलू से बारीकी से आपको समझाएंगे कि मायने क्या है, सियासत क्या हो रही है, पर्दे के आगे का खेल क्या है और पीछे का खेल क्या है। तमाम पहलुओं पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस बीच हम दर्शकों को यह भी बता दें कि जनता मांगे जवाब में आप भी शामिल हो सकते हैं। किसी भी सवाल को पूछने के लिए ट्विटर पर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/Jia News India। इस पर आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं या फिर अपनी कोई राय, आपके जहन में जो बात आ रही है वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और आपकी राय को, आपके सवालों को भी इस कार्यक्रम में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी की विमेन सेफ्टी को लेकर जो पॉलिसी है। आम आदमी पार्टी ने यह पॉलिसी सरकार में आने से पहले बनाई थी, जो कि आम आदमी पार्टी के यूट्यूब अकाउंट पर है। आम आदमी पार्टी के लिए महिलाओं की सुरक्षा एक टॉप प्रायोरिटी है। And within that top priority, one of the first things is that in our party there is absolutely zero tolerance for any kind of crimes against women. अगर हम पावर में आते हैं तो हम विमेन सिक्योरिटी की तरफ एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच लेने के बारे में सोच रहे हैं।
विमेन सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, ये सिर्फ प्योर सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं है कि हमें और पुलिस लगाने की जरूरत है. विमेन सिक्योरिटी नीड्स टू बी थॉट ऑफ इन अ फार मोर होलिस्टिक मैनर. दिल्ली में अगर हम विमेन सिक्योरिटी लाने के लिए हम एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच के बारे में सोचते हैं, उसमें कई चीजें आएंगी. पहली है कि पब्लिक स्पेसेस को सिक्योर तरीके से प्लान करना होगा, चाहे उनमें लाइटिंग हो, चाहे उनमें सिक्योरिटी हो. अनदर इम्पॉर्टेंट इशू जो विमेन सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है वो है ट्रांसपोर्टेशन. और ट्रांसपोर्टेशन में भी द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इज द लास्ट माइल कनेक्टिविटी. कोई भी महिला काम से घर आ रही होती है, मेट्रो से आती है, बस तक आती है, बस स्टॉप तक, मेट्रो स्टेशन तक तो सेफली पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद क्या? जो आखिरी 1 किलोमीटर बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशन से घर तक का है, वो ही एक तरह से बहुत रिस्की हो जाता है. एंड आई कैन वाउच फॉर दैट माई सेल्फ. व्हेन वन इज वॉकिंग होम एट 9 o'clock एट नाइट, वो जो 10 मिनट का समय होता है, उसमें सब महिलाओं के मन में यही बात चल रही है, पहुंच गए नहीं पहुंचे, कोई आ तो नहीं रहा, कोई सड़क पे तो नहीं है, कोई हमें देख तो नहीं रहा, कोई बात तो नहीं कर रहा. So ensuring safety in that last mile in terms of transportation, वो एक बहुत जरूरी हिस्सा है विमेन की सिक्योरिटी इंश्योर करने का. अगर मान लीजिए कोई क्राइम हो जाता है, तो उसके लिए हम विक्टिम को कैसे सपोर्ट करें, उस विक्टिम को जस्टिस कैसे दिलवाएं. And in addition to all of this, I think, apart from planning of public spaces, apart from policing, apart from what has to be done for the victims, आई थिंक एक बहुत बड़े रूप में दिल्ली में और पूरे भारत में हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन की जरूरत है. विमेन सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट एन इंडिपेंडेंट इशू. विमेन सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो पूरे जेंडर जस्टिस के मुद्दे से जुड़ा हुआ है. एंड लॉन्ग टर्म में अगर हमें विमेन सिक्योरिटी के मुद्दे को सुलझाना है, तो हमें अपने समाज को एक और ज्यादा इक्वल समाज बनाना होगा, एक ज्यादा जस्ट समाज बनाना होगा. तो महिलाओं के मुद्दों के साथ, महिलाओं की सिक्योरिटी के मुद्दे के साथ, हमें महिलाओं की शिक्षा का मुद्दा, महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे, इन सब इश्यूज को भी गहराई से देखने की जरूरत है. तो देखा आपने महिला सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी की अप्रोच क्या रही है. ये जो पूरा हमने आपको बयान यहाँ पर दिखाया है, कि जो सोच यहाँ पर दिखाई आम आदमी पार्टी की, ये हमने उनके YouTube अकाउंट से ली है. ये सरकार बनने से पहले की बात है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि केवल पुलिसिंग आवश्यक नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर एक बहुआयामी अप्रोच की ज़रूरत है. और इसमें जेंडर जस्टिस की भी बात हो रही है, इसमें समाज की संवेदनशीलता की भी बात हो रही है, इसमें जेंडर इक्वालिटी की भी बात हो रही है, इसमें जस्टिस सिस्टम की भी बात हो रही है. और आज मसला केवल महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर पुलिसिंग से जोड़ दिया गया है और उसको लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है. बहरहाल सवाल उठाएंगे, लेकिन पहले जरा प्रतिक्रियाएं भी देख लेते हैं. आम आदमी पार्टी के धरने पर उठते सवालों का जवाब आप नेता संजय सिंह ने क्या कहते हैं, वो देखिए. जेएनयू संवाददाता सर्वेश शुक्ला की उनसे खास बातचीत में क्या क्या जवाब उन्होंने दिए इस पूरे मामले को लेकर. आम आदमी पार्टी का धरना और धरने के अंदर जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से या सरकार की तरफ से, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय सिंह साहब हैं. संजय साहब, सबसे पहला सवाल तो सरकार ने ही खड़ा कर दिया है कि जिस तरीके का आंदोलन है वो संवैधानिक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि सरकार, चुनी हुई सरकार को जमीन सड़क पर उतरना कहीं ना कहीं गलत है. मैं आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, इस देश में मुख्यमंत्री रहते हुए करुणानिधि ने धरना दिया है. इस देश में मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के नेता अजीत जोगी ने धरना दिया है. इस देश में मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने धरना दिया है. तो पहली बात यह कि मुख्यमंत्री धरने पर बैठा है, पहली बार ऐसा नहीं है, इसके पहले भी लोग बैठ चुके हैं. दूसरी बात ये कि संविधान का ख्याल वो लोग नहीं कर रहे हैं जो कानून के मुताबिक दिल्ली की जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और उसमें गृह मंत्री शिंदे जी जिम्मेदार हैं. कई बार सोमनाथ भारती के ऊपर भी आरोप लगे हैं, राखी बिरला के ऊपर भी आरोप लगे हैं, और जिस तरीके से सोमनाथ भारती के ऊपर सबसे पहले कोर्ट के माध्यम से ये आरोप लगा है, उसको दबाने का भी आपके ऊपर आरोप आ रहा है कि उस तरीके के मामले को दबाने के लिए आप लोग इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं. नहीं, एक इलाके की जनता 3 महीने से बार बार एप्लीकेशन एसएचओ को दे रही है, उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए पुलिस को? आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ पे ड्रग्स और सेक्स का रैकेट चले, तो आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे? शिंदे साहब बर्दाश्त कर लेंगे क्या? तो ये कहना बहुत आसान है कि सोमनाथ भारती की गलती थी, दोस्त था. आप बताइए कोई मंत्री रात में आधी रात को जनता के साथ इस तरह से खड़ा होता हो? तो इसकी तो सराहना होनी चाहिए.
कि एक क्षेत्र का जनप्रतिनिधि अपने लोगों का ख्याल रख रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से संजय भाई अभी आपने देखा कि कार्यकर्ता आपसे भी कई बार उग्र होते जा रहे हैं, कि आपसे भी सवाल कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि जब आप संविधान को नहीं मान रहे तो काम मान रहे हैं तो कार्यकर्ता आपको भी कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो इस चीज़ों को देख रहे हैं कि कहीं नेता उतना बड़ा नहीं रह गया उनके लिए जितना बड़ा वो सोच के चले थे आप लोग, या जिस तरीके से आप लोगों की सोच थी? देखिए, संविधान को कौन नहीं मान रहा है? वो लोग नहीं मान रहे हैं जो लोग इस प्रदेश में अराजकता फैलाने को बढ़ावा दे रहे हैं, जो पुलिस वाले यहाँ की जनता की सुरक्षा का ख्याल नहीं कर रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से अपने कार्यक्रम में बैठे हैं। अब आपके चैनल में कौन आपसे बहस करता है, ये हम आके आपसे रोज पूछेंगे क्या? हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा अधिकार है हमसे सवाल करने का, हमसे बहस करने का। यहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र है, उसमें हम बुरा नहीं मान रहे। आपको क्यों बुरा लग रहा है? तो हम कहाँ बुरा मान रहे हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरीके से लोकतंत्र पे कोई भी बात करने के लिए कार्यकर्ता शायद बुरा ना माने, लेकिन संजय सिंह के लिए सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि लगातार बात यही हो रही कि संविधान कहाँ है, और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से सवाल करते हैं तो फिर वो किस तरीके से इसे मानेंगे या वो किस तरीके से इसे मैनेज करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर लगातार वो जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि दुनिया को बुरा नहीं लगना चाहिए, चाहे जितने भी आम आदमी पार्टी में फूट पड़ती रहे। दिल्ली से सर्वेश शुक्ला, जिया न्यूज़। और अब हम सीधे रुख कर लेते हैं रेल भवन के पास धरना स्थल का, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सर्वेश शुक्ला और उनके साथ मौजूद हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ उनकी सरकार के मंत्री भी धरने पर बैठे हुए हैं। सर्वेश, सबसे पहले तो हम सत्येंद्र जी से यही सवाल करना चाहेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अब ये आगे कर रहे हैं बातों पर, ये और उसमें ये बात ये पीछे चली गई है कि केवल ये पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर या उन पर कार्रवाई की बात नहीं है। इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के बड़े मुद्दे को सामने रख दिया है कि उसकी अस्मिता की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। सवाल ये है, क्या महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा केवल पुलिसिंग से टैकल किया जा सकता है? क्योंकि एक आम आदमी पार्टी की सोच हमने दिखाई चुनाव से पहले, जिसमें वो केवल पुलिसिंग को इसके लिए केवल पुलिसिंग को वो जरूरी नहीं मान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए एक बहुआयामी अप्रोच की जरूरत है, सोच की जरूरत है। देखिए सत्येंद्र जी, सीधे सीधे सवाल आपसे यही हो रहा है कि जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सोच है, क्या वो महिलाओं को लेकर इस तरीके की सोच आप लेकर आ रहे हैं कि जो आंदोलन है वो महिला से जुड़ा हुआ है और महिलाओं को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं कि उसकी अस्मिता का आंदोलन है, ये उसको लेकर आंदोलन है? जो सुरक्षा की जो भावना होती है, क्या इस तरीके से आंदोलन से या इस तरीके की राजनीतिकरण से क्या महिला की अस्मिता बचेगी? उसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास? देखिएगा, ऐसा था, एक महिला को जिंदा जला दिया गया, एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार किया गया, एक जगह पर ड्रग रैकेट चल रहा था, वेश्यावृत्ति चल रही थी, उसको रोकने की कोशिश की गई। वहाँ के लोगों ने हमसे कहा, हमारे मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से बात करी, मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कमिश्नर से बात करी, राज्यपाल से बात करी, गृह मंत्री से बात की देश के। अगर वो सुनने को तैयार नहीं है, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि आप जो दोषी SHO हैं, इंस्पेक्टर जो और ACP हैं, उनको आप सस्पेंड कर दीजिएगा। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि सस्पेंड नहीं करते, कम से कम क्या 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी? सर्वेश, सत्येंद्र जी से पूछिए जरा। एक बार आपने सुना होगा, 1 साल पहले 10-12 लोग पहुंच गए। देखिए, जो क्या 4 पुलिस वालों को सस्पेंड करने से या उनका तबादला कर देने से क्या महिला की सुरक्षा हो सकती है? क्या इस तरीके के समीकरण बन सकते हैं कि महिला सुरक्षित है? आप इससे ऐसा मान लेंगे महिला सुरक्षित है? सर जी, आप पूरी बात सुनेंगे तभी तो बताएंगे कैसे होते हैं। देखिएगा, अभी तक का मतलब ये है कि पुलिस वाले कुछ भी करते रहे, उनके खिलाफ कुछ होता ही नहीं है। वो अपने आप में लॉ हैं, लॉ को मानते ही नहीं है, लॉ से ऊपर है, अपने आप को समझते हैं। वो उनको समझ में आना चाहिए, अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी हो रही है, उसके साथ रेप होता है, कुछ भी होता है, तो किसी ना किसी थानेदार को उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसके खिलाफ गाज गिरेगी। अगर सिंधे साहब को कोई SHO कहते सल्यूट ना मारे, उसको सस्पेंड कर देते हैं। वो अब कितनी बड़ी बात होगी, ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है। सत्येंद्र जी, लगातार राज्यपाल कह रहे हैं कि जांच हो रही है, जांच के बाद इसका रिजल्ट निकल आएगा। जांच कमाल हो गया, जांच इसे कहते हैं। जिस थाने की जांच हो रही है वो थानेदार वहीं बैठा है, उसी के खिलाफ जांच कर रहे हैं और वो वहीं पर बैठा रहेगा। आज तक जांच का ये सिस्टम होता है कि जिसके खिलाफ जांच होती है उसको हटाया जाता है। तो आपने रिटर्न में कंप्लेन नहीं की अभी तक? रिटर्न में आप कंप्लेन करें। अच्छा, चीफ मिनिस्टर जाके मिल रहे हैं राज्यपाल से या गृह मंत्री से, लिख के देना पड़ता है कि सर मैं आपके पास आया हूं, जो बातें की जाती हैं। सर्वेश जरा सत्येंद्र जी को बताइए कि YouTube पर जो इनका अकाउंट है इनकी पार्टी का, उसमें महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर इनकी पार्टी की सोच दिखाई देती है, जिसमें खुद ये कह रहे हैं केवल पुलिसिंग से बात नहीं बनेगी, कई आयामों पर काम करना होगा इसके लिए।
इसके लिए समाज में कई स्तरों पर काम करना होगा। ये बातें अपनी सोच में कह रहे हैं और आज केवल पुलिसिंग के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को ये समाहित कर रहे हैं। सर, आपका मैनिफेस्टो साफ साफ कहता है कि जिस तरीके से महिला की सुरक्षा की बात आएगी तो वो बार बार इसी तरीके का एंगल करता है कि चाहे वो एक आयाम बदल देने से बात नहीं बनेगी, पुलिस की सुरक्षा से बात नहीं बनेगी। महिला कमांडो फोर्स की आपने बात की थी, बहुत सारे ऐसे वादे किए थे जो अभी भी अधूरे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि 4 पुलिस वाले को सस्पेंड कर देने से महिला सुरक्षित है। मुद्दों को क्यों, मुद्दे कहाँ? मतलब आपको छोटी बात लग रही है क्या? एक महिला को सरेआम जला दिया गया, आप उसकी तो बात ही नहीं करते। किसी मीडिया ने बताया है? आप वहां तक गए हैं उसके घर पे? आपने पता करने की कोशिश किया? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं जाते? आपको वहां जाना चाहिए, वहां पता पहले हम लोग वहां भी गए थे, जिसमें ये भी बात आई थी कि राखी बिरला, सबसे पहले वहां पे राखी बिरला के घर पे वो लोग महिला गई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी वो लोग बैठे रहे, लेकिन कहीं पर भी कोई मिलने नहीं आया। उसके बाद जब ये मुद्दा मीडिया में आया तब इस तरीके की बातें सामने आई। सर जी, आप उनसे पूछिएगा, कल उनके फादर यहाँ बैठे थे उसके लड़की के, उन्होंने खुद बताया है कि राखी बिरला जी उनके साथ चीफ मिनिस्टर के पास गई हैं खुद, और उन्होंने उनके जांच के आदेश देने के लिए डीसीपी को खुद लेटर लिखा है राखी बिरला ने। उसके घटना से पहले, घटना से कई दिन पहले लिखा है, और उसके बावजूद उसको जलाया गया। उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए गुहार की थी। आप लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहते, आप भी सेंसेशनलिज्म में जाना चाहते हैं कि सेंसेशनलिज्म कैसे होता है। अरे डिटेल में जाइएगा ना, हमने क्या किया, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? 4 तारीख को हमारी सरकार बनी है, 28 दिसंबर को सरकार बनी है। सर्वेश, इनसे पूछो सत्येंद्र जी से कि हमने पैसा बंद कर दिया है। अभी जो मीडिया को एक्यूज किया, इनके थोड़ी देर पहले संजय सिंह ने भी मीडिया को एक्यूज किया। पूरे दिन भर इनके लोग और इनके कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से और इनके नेता मीडिया को वो ठहराते रहे। तो इनसे पूछो कि क्या इनके बीच की विसंगतियों को बाहर लाने का काम अगर मीडिया करता है तो ये उसको भी उसी तरह से अटैक करेंगे जिस तरह से ये बाकी एक कमजोर सिस्टम को अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल साफ है कि हमारा बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब आप कमजोर सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन अगर जब मीडिया आपकी कोई गलतियां दिखा दे तो आप मीडिया के ऊपर सीधे सीधे अटैकिंग पावर में आ जाते हैं, अटैक करने लगते हैं। जब मीडिया आपके फेवर में होता है तब आप उसकी तारीफ नहीं। लेकिन यहाँ सवाल यही है, बिल्कुल सिंपल सा। पहले आपकी तारीफ कर देता हूँ सर। मीडिया की तारीफ ये करेंगे कि मीडिया ने, जैसे मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स लेके आए, सबकी हम जांच कर रहे हैं, हमें पता लगा कि आपने बताया, दैट इज पॉजिटिव। हम तो कह रहे हैं जो काम आप कर सकते हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे ही देंगे। अभी देखिए सामने महिला खड़ी हैं, इनको पुलिस ने मारा है, इनकी उम्र देख लीजिएगा, इनका आप इंटरव्यू लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम ये मैं नहीं ले सकता ना, आप टीवी पे दिखाइएगा, सामने खड़ी है। सर्वेश, आज जब संजय सिंह से पत्रकार मुखातिब थे तो एक टीवी चैनल के पत्रकार ने शिकायत की थी आपके कार्यकर्ताओं की कि एक महिला के साथ, उनकी साथी महिला के साथ बदसलूकी की गई है, तो वहां पर नारे लगने शुरू हो गए उस पत्रकार के खिलाफ। वहां पर उस पत्रकार को बिकाऊ करार दिया गया। आप पुलिस वालों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। और वो पत्रकार भी महिला थी जिसके साथ बदसलूकी हुई थी। संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी उस समय भी संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तब एक सवाल खड़ा किया गया था कि एक महिला पत्रकार के साथ आपके कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की थी। उसके बाद मीडिया के खिलाफ ही नारे लगने लगे। वो क्या महिला नहीं है? क्या वहाँ सवाल नहीं खड़ा होता है कि महिलाओं की सेफ्टी की वहाँ पॉइंट होनी चाहिए? सर जी, महिला का जो आपकी पत्रकार की बात कर रहे हैं उसको पुलिस ने मारा था और पुलिस ने पीटा था। वहाँ पर संजय सिंह ने बाद में संजय सिंह को सारी बात बताई गई थी। वहाँ पर एक निजी चैनल की महिला पत्रकार वहाँ मौजूद थी जिनके साथ छेड़छाड़ हुई थी, जिसका आरोप लगातार संजय सिंह से पूछा जा रहा था कि महिला की सुरक्षा की आप लेकर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक महिला पत्रकार क्या सेफ है? आपके कार्यकर्ता ही उसे परेशान कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता ही उसे अगर छेड़ते हैं तो क्या सेफ है? सर जी बिल्कुल सेफ है। सारी रात हम यहीं पर हैं और कोई किसी महिला कार्यकर्ता से बताइए, आपके जो पत्रकार हैं बताइए कि हमने कौन सी बदतमीजी की है। अगर किसी आदमी ने सड़क चलते कि हम उसको पकड़ के पुलिस के हवाले हम खुद करेंगे, बताइए कौन है ऐसा? कोई भी आदमी है उसको पुलिस के हवाले करेंगे, हम उसके खिलाफ काम करेंगे। आप संजय सिंह से बात कीजिएगा, सर्वेश सिंह से कहिए कि संजय सिंह से बात कीजिएगा। जब उनसे पत्रकार बात कर रहे थे तो किस तरीके से नारे वहां पर लगने शुरू हो गए, आप बात कीजिएगा संजय सिंह जी से। बहरहाल सर्वेश आपके पास लौटेंगे। सत्येंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीवान जी, सवाल मेरा आपसे है इस समय, महिलाओं को लेकर जो सोच आपने देखी यूट्यूब अकाउंट पर जो हमने दिखाई है अपने दर्शकों को कि उसमें कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, उसमें साफ कहा जा रहा है कि केवल पुलिसिंग से मसला सॉल्व नहीं होगा। आखिर सवाल फिर ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के जहन में इस समय चल क्या रहा है? देखिए अनंत, इसमें ये जेंडर सैनिटाइजेशन और जेंडर जस्टिस का सोच रखने वाले लोगों का ग्रुप इकट्ठा होता है महिलाओं के मामले को रखने के लिए, तो अच्छी बात है। ये सोचना चाहिए लोगों का, महिलाओं के प्रति रवैया बदलना चाहिए। समाज में एक इस तरह का
विचार पनपना चाहिए कि ये दोनों महिला पुरुष दोनों बराबर हैं और उसमें कहीं इनजस्टिस ना हो। लेकिन यहाँ जो शुरू हुआ है इनका पूरा आंदोलन सड़क पे आया है, ये 3 पुलिस वालों को सस्पेंड करने के मुद्दे को लेकर के ये सड़क पर उतरे हैं। इसमें सीधी सीधी अहम की लड़ाई दिखती है। अहम की लड़ाई उनके और 3 पुलिस वालों के बीच, अहम की लड़ाई उनके और केंद्र सरकार के बीच, अहम की लड़ाई उनके और गृह मंत्री शिंदे के बीच की दिखती है, जिसको वो अब महिलाओं के प्रति अत्याचार का मामला बना रहे हैं। उसको अपने सोच जो है जेंडर सैनिटाइजेशन का, उससे जोड़ रहे हैं। ये आफ्टर थॉट है। जी, हम सीधे रुख कर लेते हैं अमिताभ श्रीवास्तव जी का। अमिताभ जी, इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद आपके जहन में क्या तस्वीर उभरती है? सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के जहन में क्या चल रहा है? क्या ये बात आपके गले उतरती है कि केवल 3 या 4 पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर, सस्पेंड को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया जाए? मुझे ये लगता है ये मसला 3 या 4 पुलिस वालों के तबादले को लेकर नहीं है जी। मसला इससे ज़्यादा बड़ा है। और मसला ये है कि ये सीधी लड़ाई, जैसा कि दीवान साहब ने कहा कि ये सीधी लड़ाई कांग्रेस और आप के बीच की है। मसला ये है कि सरकार चलाने के लिए पुलिस एक माध्यम है। किसी भी सरकार को चलाने के लिए गृह मंत्रालय और इस समय पुलिस पर कंट्रोल निश्चित रूप से शिंदे जी के जरिए केंद्र सरकार का है। आप किसी सरकार से, चुनी हुई सरकार से उसका माध्यम छीन ले रहे हैं। सार्वजनिक रूप से पुलिस वाले अगर किसी मंत्री की बात को, आप किसी बात दिल्ली की नहीं है, किसी भी सरकार में देखें कि क्या दिल्ली एक अदना सा पुलिस अधिकारी मंत्री की बात को दरकिनार कर सकता है? ये क्या संभव है कि अगर उसके ऊपर कोई उसको राजनीतिक शहर न प्राप्त हो? तो इन सारी चीज़ों को, और ये लड़ाई निश्चित रूप से कांग्रेस ये चाहती है कि आप का ये एक्सपेरिमेंट जो है वो ध्वस्त हो जाए और तभी उनको वोट बैंक मिल सकता है। जो खेल कांग्रेस पर्दे के पीछे खेलना चाह रही थी, मुझे लगता है वो खेल अब खुल करके सड़क पर आ गया है और इसी का खामियाजा देश भुगत रहा है। चलिए, खमियाजा देश भुगत रहा है, खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। हरिंदर जी, क्या इसे ये ना माना जाए कि अगर मान लीजिए आप कोई भी पार्टी है, अगर आप उसको एक्सपोज करने की दिशा में या किसी सरकार के रवैये को एक्सपोज करने की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इसमें पिस तो आम आदमी ही रहा है। सवाल लगातार यही उठ रहा है कि जिस तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आज पूरा हंगामा दिल्ली में देखने को मिला, जो झड़प हुई है पुलिस वालों के साथ, वहां पर कुछ लोग आपके भी जख्मी हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। जो मसला उठा रहे हैं उस मसले को लेकर सवाल नहीं है, जिस तरीके से उठा रहे हैं सवाल उसको लेकर है। क्या यह जायज है? देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें ये जो चीज है, ये पुलिस की जो सोच है उसको बदलने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस का शुरू से ही रवैया, उसकी सोच, हमारे लिए ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये लड़ाई दिल्ली पुलिस की सोच को बदलने के लिए है। आप अगर देखेंगे कि इसके पहले, जब इलेक्शन के पहले 8 बच्चों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ करके जेल में डाल दिया था, उनके ऊपर केस कर दिया था एक हेड कांस्टेबल के मतलब उसकी मृत्यु के आरोप में, ठीक है। अब उसके बाद में उनके पास में वीडियो थे, उनके पास में सीसी फुटेज, तो वो आज सड़ रहे होते जेल में। आप इस चीज को समझिए कि आज जो चीजें हो रही हैं, आज 3 पुलिस वालों को सस्पेंड करने की जो मांग हमारे नेता कर रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि दिल्ली पुलिस की सोच जो है उसको बदलना है, जो कि लगातार 50 सालों से वहीं पर आकर के अटकी हुई है जो पहले थी जी। और वो सोच इस तरह के धरने से बदल जाएगी? वो ये सोच बदलने का कोई और कारगर तरीका नहीं है आपके पास हरेन जी? सोच क्या रातों रात बदल जाएगी या सड़क पे इस तरह धरना प्रदर्शन करके बदल जाएगी? क्या तरीका है बताइए सोच को बदलने का? सोच बदलने का, देखिए हम बता रहे हैं, आप सुनिए, प्लीज सुनिए। देखिए, अगर 3 पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया जाता, उनका तबादला नहीं किया जाता, उनका ट्रांसफर नहीं होता है, तो सीधी सी बात है कि उनका मनोबल और बढ़ेगा और इस तरह की घटनाएं और ज्यादा होंगी।
हमारी आज जरूरत है कि आज पुलिस हमारे सिस्टम के साथ में नए तरीके से पेश आए। आज उन 3 पुलिस वालों को अगर सस्पेंड नहीं किया गया तो आज क्या पब्लिक के अंदर क्या जाएगा ये कि आज हमारी पुलिस क्या है। आज उस कॉलोनी के लोग खुश हैं कि जहां से आज इतनी बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर कम से कम जो किया गया है, जिन लोगों ने गलत नशे के और उसके चक्कर में जो कॉलोनी को खराब करके रखा हुआ था, आज उस कॉलोनी के लोग तो खुश है ना। कम से कम हमारे लिए हरिंदर जी, आप ठीक है। सोच बदलने की बात कह रहे हैं, लेकिन पुलिस को सवाल सस्पेंड सवाल करना सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है उनके लिए कि ठीक है, सोच उनकी बदलने नाक की की दिशा बात में होगी, आपकी उसके लिए सरकार ने अपनी क्या इज्जत की कदम बात उठाए? होगी। सोच बदलने की दिशा में जो बातें आपने मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा को लेकर की थी या फिर इस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर की थी, उस दिशा में आपने क्या कदम उठाए? आप शुरुआत अपने सचिवालय से ही करते। आप शुरुआत ये करते कि भैया ट्रांसपोर्टेशन की जगहों पर, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर आप ऐसी फोर्स बना देते, जिस महिला कमांडो फोर्स का आप जिक्र कर रहे थे, आप उस फोर्स को बनाने की दिशा में आगे बढ़ते। आप दिल्ली पुलिस से सहयोग मांगते, उस समय सहयोग नहीं मिलता, फिर सवाल खड़े होते। आपने कदम क्या बढ़ाया उस सोच को बदलने के लिए? धरना? देखिए, पहली बात तो मैं आपका उत्तर दे दूं कि जितने भी दिन हमने जो भी काम किए हैं, हमारी काम के हर काम की प्रशंसा हुई है। और रही बात ये, तो ये वाली जो स्टेप हमने उठाया है, अगर नहीं उठाया होता तो हमारी प्रशंसा ना होकर के निंदनीय होते। आज हमने जो स्टेप उठाया है, जो भी 3 पुलिस वालों के सस्पेंशन की मांग है, आज ये पूरी होगी और होने के बाद ये पूरे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव और आएगा। चलिए हरिंदर जी, एक आप मिनट, हरेन जी, आपने जो स्टेप उठाए परिवर्तन थे करने के लिए हमें यहाँ से शुरू करना था। कुल मिला के 1 महीने का समय भी नहीं हुआ है। नहीं, महीने में आपकी हमने पार्टी ने कोई स्टेप उठाए 1 महीने में काफी ठीक स्टेप उठाए थे। शुरुआत में आपने अच्छे संकेत दिए थे, उससे आम जनता के और लोगों के उम्मीदों को एक नई दिशा मिली थी, उनको उम्मीदें और ज्यादा बढ़ी थी। लेकिन अचानक एकदम एक्सट्रीम स्टेप लेकर के आपने जो पूरा उस प्रोसेस का ड्रेलमेंट किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, देखिए, ये जो हुआ है, ये ऐसा लगता है देखने में कि ये गलत, मतलब आप मीडिया को और आपको थोड़ा सा लगता है, पर मैं फिर वही बोल रहा हूँ। आप कॉलोनी में जाइए, वहां के लोगों से पूछिए, वहां के लोग खुश हैं। वहां के लोगों को आज ऐसा लग रहा कि ये जो स्टेप इतने सालों से नहीं उठाई जा रही थी, आज इस स्टेप को उठाया गया है और आज उस चीज को करा जा रहा है जो चीज सोची भी नहीं जा सकती थी। पुलिस का रवैया हम बदलने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। आज अंग्रेजों के शासन काल से लेकर के आज तक जो व्यवस्था, हरिंदर जी लौटेंगे आपके पास लौटेंगे और कुछ दिन पुरानी बातें आपको याद दिलाएंगे। जब आपकी पार्टी का गठन हुआ था, जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, उस समय क्या बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने, वो भी आपको याद दिलाएंगे। और साथ ही साथ अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि इस समय हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और लोकसभा के एक्स डीजी जीसी मल्होत्रा साहब भी जुड़ गए हैं, क्योंकि इस मसले में लगातार संविधान का भी सवाल उठ रहा है, इस मसले में लगातार पद और गोपनीयता की शपथ का भी सवाल उठ रहा है, इस मसले में लगातार कानून व्यवस्था का भी सवाल उठ रहा है। इन तमाम पहलुओं को भी छुएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री धरने पर हैं। 3 से 4 पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर, उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना शुरू हुआ था, लेकिन अब चीजें दूसरी दिशा में जाती हुई नजर आ रही हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये, क्या अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? क्या उनकी ये रणनीति सही है? क्या धरने का ही एकमात्र रास्ता बचता है चीजों को बदलने के लिए? तमाम पहलू हैं। सीधे हम रुक करेंगे जीसी मल्होत्रा साहब का, जो कि पूर्व महासचिव लोकसभा के और संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मल्होत्रा जी, स्वागत है आपका। इस पूरे मसले को लेकर संविधान की मर्यादाओं का भी उठ रहा है सवाल, पद और गोपनीयता की शपथ का भी उठ रहा है सवाल, कानून व्यवस्था का भी उठ रहा है। क्या ये तमाम चीजें उस दायरे में आती हैं? देखिए, ये जो इलेक्शंस हुए और जिसके तहत दिल्ली की गवर्नमेंट चुनी गई, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के आधार पर हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का ओहदा जैसे पुडुचेरी को दिया हुआ है, वैसा ही दिल्ली को दिया हुआ है। पहले यहाँ पर महानगर परिषद हुआ करती थी, पर अमेंडमेंट करके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट बनाया, आर्टिकल 339AA,
को अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर असेंबली दे दी गई। अब जो जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये गवर्नमेंट के पावर्स तो वही हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इस गवर्नमेंट के पास, पुलिस इस गवर्नमेंट के पास नहीं है, डीडीए इस गवर्नमेंट के पास नहीं है। अब इसको लाना चाहिए, इसके ऊपर कम से कम 7 रेजोल्यूशन दिल्ली की सरकारें पास कर चुकी हैं। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरी स्टेटहुड का दर्जा अभी तक देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो यूपीए की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो एनडीए की गवर्नमेंट रही हो। पर मैं एक बात कहूंगा, ये सही है कि इनको, केजरीवाल गवर्नमेंट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो इस वक्त प्रोविजंस है उनके अनुसार ही गवर्नेंस करने का अधिकार है। पर ये मसले पुलिस क्यों नहीं दी गई स्टेट गवर्नमेंट को, उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पर पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, बाहर के लोग यहाँ आते हैं, विदेशी लोग यहाँ आते हैं। तो ऐसे मसलों में अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट अपना रवैया उल्टा कर दे तो इसके लिए, मान लो अगर दोनों गवर्नमेंट अलग-अलग हैं तो इसके लिए इनको स्टेट गवर्नमेंट को पुलिस नहीं दी गई। पर ये छोटे छोटे मसले जो कि लोगों के हैं, जैसे अभी 3-4 पुलिस कर्मियों की बात आ रही है जहां पर पुलिस ने एक इलेक्टेड सीएम और इलेक्टेड मिनिस्टर्स को चैलेंज किया है और उनके कहने पे वो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये ऐसा मसला नहीं है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के अंदर वो चैलेंज हो रहा है। ये छोटे से मसले हैं जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को उनकी एडवाइस के ऊपर तुरंत मान जाना चाहिए था, और ये सारे का सारा जितना भी ड्रामा हो रहा है ये होना ही नहीं था। अब जहां तक पुलिस को इसके अंडर लाने की बात है, ये बड़ा मसला है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कई दफा बहस हो चुकी है जी मल्होत्रा जी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो रास्ता अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने अख्तियार किया है, मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए जो अख्तियार उन्होंने रास्ता किया है, क्या इससे उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियां जो उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, क्या वो प्रभावित नहीं हो रही हैं? क्या उनको किसी किस्म की हानि नहीं पहुंच रही है? ये भी सवाल यहां पर उठ रहा है। कामकाज अगर प्रभावित हो जी, मैं सहमत हूं आपसे, ये रास्ता गलत है क्योंकि उनको जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल कैपिटल टेरिटरी को चलाने के लिए दी गई हैं उसी के अंडर वो काम कर सकते हैं। अगर पुलिस उनके अंडर नहीं है तो पुलिस को लाने के लिए जो वाजिब तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवाने के, रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव बना के किसी तरह से पुलिस इनके अंडर आए, और वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये पिछले 65 साल से ये इशू चल रहा है। ये कोई पहला इशू नहीं है। हर जो भी गवर्नमेंट पावर में रही है दिल्ली में, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, वो स्टेटहुड पूरा चाहती थी पर सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं दिया है। तो कुछ हद तक पुलिस जहां तक जी मल्होत्रा जी आपको रोकना चाहेंगे इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। पिछले हफ्ते 3 मामले सामने आए। पहला मामला था एक दानिश महिला का बलात्कार आईडी नीचे कर लो भाई, अनायत नीचे कर लो, जांच चल रही है, नीचे कर लो, अरे नीचे कर लो, सबका ऑडियो यार चुप जाओ। अगर बलात्कार होता है तो किसी ना किसी पुलिस वाले की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। कितनी आईडी लगाएगा भाई, कितनी आईडी लगाएगा कि घर में ही किसी ने कुकर्म कर दिया, उसमें तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर किसी इलाके के अंदर असामाजिक तत्व कुकर्म करते हैं तो किसी न किसी पुलिस वाले की जवाबदेही तय है। दूसरा मामला हुआ कि सागरपुर में एक लड़की को जला दिया गया।
जिस लड़की को जलाया गया उसको जलाने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। और तीसरा मामला नगर में नीचे कर ले यार, खिड़की एक्सटेंशन में सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट पकड़ा गया और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थी। ये तीनों बहुत सीरियस मामले थे। अभी तक दिल्ली में जब भी कोई भी मामला होता था तो अक्सर कहा जाता था दिल्ली पुलिस तो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता। इन तीनों मामलों में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम ये चाहते थे। एलजी महोदय ने इन तीनों मामले में न्यायिक जांच जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की, लेकिन हमारा कहना था कि जब तक उस इलाके के पुलिस अधिकारी जिन पे शक है उन्हें नहीं हटाया जाएगा तब तक जुडिशियल इंक्वायरी हो कैसे सकती है। इसलिए हमारी स्पेसिफिक मांग थी कल कि इन तीनों मामलों में पुलिस अधिकारियों को जब तक जांच चल रही है तब तक हटाया जाए। ये मांग इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे और हमने लिखा था कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आज दिल्ली के अंदर हर महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। कोई भी बेटी जब सवेरे घर से कॉलेज के लिए निकलती है तो माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है कि पता नहीं सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ और अपने सारे विधायकों के साथ अपने ही राज्य में मांग करने के लिए सड़क के ऊपर धरने के ऊपर बैठा हुआ था। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ सोचने की जरूरत है। पिछली सरकार में जब भी कोई गलत काम होता था कहा जाता था दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम इतने बेसहाय नहीं। हमने कहा था कि हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। हम दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे और हम महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। दोस्तों, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। यहाँ गिर गए सारे। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। अभी एलजी महोदय ने एक अपील जारी की है। एलजी महोदय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की पवित्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के मद्देनजर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ धरना खत्म करें। उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारी मांगे आंशिक तौर पे मानी है। उन्होंने पहाड़गंज जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, पहाड़गंज जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, वहां के और मालवीय नगर जहां पे ड्रग और सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, वहां के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पे भेजने का निर्णय लिया है। ये आप सब लोगों की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन तीसरा मामला जो सागरपुर है, वहां पे आज हमें पता चला है कि सागरपुर में जिस लड़की को जलाया गया था उसके दोषियों को पुलिस पकड़ नहीं रही थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले पुलिस ने सारे दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम एलजी साहब की अपील का सम्मान करते हैं। दिल्ली पुलिस को दिल्ली के लोगों
और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के प्रति के लिए ये एक बहुत ठोस कदम है। हम दिल्ली पुलिस को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके हमारी सरकार वचनबद्ध है। दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी भी महिला के ऊपर अगर अत्याचार होगा, हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी, उसके ऊपर आवाज उठाएगी। एलजी साहब की इस अपील के मद्देनजर हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आज का ये धरना यहीं पे समाप्त करते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की दिशा में आज एलजी साहब ने जो निर्णय लिया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और वो यात्रा हमारी जारी रहेगी। आज दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, लेकिन बैटरी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पत्रकारों से मुखातिब हैं। पत्रकारों की काफी तादाद वहां पर मौजूद है और अभी अभी उन्होंने ऐलान किया कि धरना वो खत्म कर रहे हैं और धरना तब खत्म किया गया जब पहाड़गंज और मालवीय नगर के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया। सागरपुर के मसले पर उन्होंने कहा कि जिन दोषियों को पहले पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही थी, उन दोषियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उपराज्यपाल नजीब जंग साहब से उनकी बातचीत हुई। उपराज्यपाल ने अपील की, उन्होंने कहा कि उनकी अपील का हम सम्मान करते हैं और अब उन्होंने इसे अपनी जीत बताते हुए धरने को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे दिन हंगामा होता रहा, जिस तरीके से पूरे दिन सवालों की झड़ी लगती रही अरविंद केजरीवाल पर, उनकी पार्टी के समर्थकों पर, कार्यकर्ताओं पर, उसके बाद शाम होते होते धरना खत्म होने का ऐलान सामने आया है। लेकिन सवाल यहां पर भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि 2 दिन से जिस तरीके से उस पूरे इलाके को एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया था, पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया था, एक गुरिल्ला किस्म की राजनीति उस इलाके में देखने को मिल रही थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने धरना खत्म करने का ऐलान किया और जो कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने सवाल उठाया था कि आखिर केजरीवाल के मन में चल क्या रहा है, पर्दे के आगे का खेल क्या है, पर्दे के पीछे का खेल क्या है, ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। जिस अपील को अरविंद केजरीवाल अब मान रहे हैं, जिस बात को वो अब मान रहे हैं, जिस बात को लेकर अब वो अपना धरना खत्म कर रहे हैं, ये बातें पहले भी कही गई थी। पहले भी नजीब जंग साहब ने उनसे कहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए गए हैं, थोड़ा सा उन्हें धैर्य रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने धरने का रास्ता अख्तियार किया। लेकिन सवाल लगातार उनके इस फैसले पर उठते रहे कि आखिर अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं। पुलिस वाले जख्मी हुए और एक पत्रकार जख्मी हुए। हम आज की घटना की कठोर निंदा करते हैं और अंत में इस धरने की वजह से जिन जिन लोगों को मेट्रो बंद की गई, बैरियर लगाए गए, दिल्ली सरकार चाहती थी कि मेट्रो बंद ना की जाए, दिल्ली सरकार चाहती थी बैरियर वगैरह की क्या जरूरत है, लोगों को आने जाने दिया जाए, लेकिन जिन जिन लोगों को इसकी वजह से इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए भी हमें लगता है कि उसको बचाया जा सकता था। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इस लंबी लड़ाई में आज सब लोगों की आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण जीत हुई है। अब हम यहाँ पे अपना धरना समाप्त करते हैं। ओके सर, ओके। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि धरने का दूसरा दिन था, जो धरना उन्होंने अब समाप्त कर दिया है। एक बार फिर से हम बता दें, पहाड़गंज के पीसीआर इंचार्ज को छुट्टी पर भेजा गया है। इसके अलावा पहाड़गंज और मालवीय नगर के पुलिस अधिकारियों को
छुट्टी पर भेज दिया गया है। जुडिशियल इंक्वायरी के पहले ही आदेश दे दिए गए थे। अरविंद केजरीवाल ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। सीधे हम रुख करेंगे जेपी दीवान जी, जिया न्यूज के संपादक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीवान जी, एक तरीके से बीच का रास्ता ही अपनाया है। जिस गणतंत्र दिवस पर सवाल ये खड़े कर रहे थे, काहे का गणतंत्र जब लोगों को अधिकार नहीं है, काहे का गणतंत्र, भाषा ये थी, लेकिन अब भाषा लगता है कि बदली बदली नजर आ रही है। इस बीच के रास्ते पर चलने का फैसला आखिर क्यों लेना पड़ा अरविंद केजरीवाल को? ये बदली नहीं अनंत, ये बहुत ही ज़्यादा बदली हुई भाषा है, क्योंकि आप जिन पुलिस वालों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के आगे बढ़े थे, वो मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में आना चाहिए। उसके अलावा इनने आज दिन भर भी इस पूरे उसमें उसको उसने जस्टिफाई किया था कि हाँ मैं अराजक हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री के तौर पे मैं एनार्किस्ट कहलाना पसंद करूँगा। और जब उनका क्राउड ही नहीं संभल पा रहा था शाम होने तक और एक नेगेटिव इनकी इमेज बनना शुरू हो गई थी, उसके बाद इन्हें एक बहुत ही छोटे से उस पर ये मान गए, उनके छुट्टी पर भेज दिए जाने के उस पर मान गए। उन्हीं एलजी द्वारा वो छुट्टी पर भेजे गए हैं, जिनको वो आज दिन भर पानी पी पी करके गाली दे रहे थे जी। जिन गृह मंत्री को वो सब कुछ बता रहे थे, जितना उनके बारे में नेगेटिव कह सकते थे दिन भर कहा उनने, उन गृह मंत्री का कहीं जिक्र भी नहीं है, ना गृह मंत्रालय का जिक्र है। एलजी की उसको उनका सम्मान उनने शाम होते तक अचानक उनका सम्मान करके उनकी अपील पर, और जिस गणतंत्र को वो नकली गणतंत्र बता रहे थे और वो बता रहे थे असली गणतंत्र अब आने वाला है, तो वो गणतंत्र का इंतजार किए बिना ही उसकी दुहाई दे करके उन्होंने धरना वापस ले लिया। तो ये तो बहुत ही वो सस्ते में निपटने वाला हिसाब हो गया। जी जी, बहुत अच्छी बात यहाँ पे दीवान जी आपने कही है कि गणतंत्र की दुहाई दे रहे थे और तमाम तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपनी बातें मान ली हैं। सीधे हम रुख करेंगे अमिताभ श्रीवास्तव जी का। अमिताभ जी, इस पूरे घटनाक्रम में अब सवाल यह है किसे क्या हासिल हुआ, क्योंकि इसका एक एंगल यह था कि कहीं कोई पॉलिटिकल ड्रामा तो नहीं चल रहा जिसकी स्क्रिप्ट कांग्रेस और आप दोनों मिलकर कहीं ना लिख रहे हो। अब सवाल यह है कि आखिर किसको हासिल क्या हुआ? 2 दिन जनता पिसती रही और मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई। क्या वाकई जीत हो गई इतनी बड़ी? मुख्यमंत्री की जीत हुई हो न हुई हो, मुझे लगता है कांग्रेस को एक और चोट पहुंची है, और एक निश्चित रूप से एक राजनीति रची गई थी कि पुलिस को सामने मोहरा बना करके, क्योंकि मैं किसी भी दृष्टि से यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक अदना सा पुलिस अधिकारी किसी मंत्री की, मतलब विधायकों के रिश्तेदारों पर और विधायकों के दूर दराज के पड़ोसियों के कहने पर जो पुलिस आमतौर पर जिस पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं, उस पर सीधे सीधे मीडिया उसको कवर कर रहा है और मंत्री की बात ना सुनी जा रही हो, ये इसको मानने को तैयार नहीं कि बिना किसी शह के ऐसा पुलिस कर रही थी। और उस पुलिस को सार्वजनिक रूप से दबना पड़ा, गृह मंत्री को दबना पड़ा, और मुझे लगता है कि रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है और इसके नतीजे मुझे लगता है जल्दी आने को देखने को मिलेंगे। चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं हरिंदर जी का। हरिंदर जी, धरना वापस हो गया, जीत बता दिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि बहुत बड़ी जीत हो गई है, जनता के लिए खुशी का दिन है, और उन्होंने कहा कि असली गणतंत्र अब आने वाला है, उस लड़ाई की दिशा में कदम बढ़ गए हैं। क्या वाकई जीत हो गई है? जिस बात पर वो अब माने हैं शायद 24 घंटे पहले भी मान सकते थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना हंगामा और इतना शोर शराबा आखिर हुआ क्यों? अनंत, हाँ, मल्होत्रा जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी आवाज उन्होंने जैसे बोला वैसे की वैसी उनकी आवाज केंद्र सरकार के कानों में चली गई और उन्होंने इस चीज को जो है एक्सेप्ट कर दिया कि बहुत सी छोटी सी घटना को जिद पे अड़ गए हैं। मतलब ये चीज की जा सकती थी कि उन दोषी पुलिसकर्मियों को कम से कम छुट्टी पे या कहीं और भेजा जा सकता था, जो किया, और यही मांग थी। बिना किसी कारण के ठंड में हमारे जो मुख्यमंत्री जी, कौन चाहेगा इतनी रात में, मतलब पूरी ठंड में बाहर पड़े रहें। तो ये जो चीज हुई है वो कोई इतनी ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं हो सकती थी। उसको मानने में 2 दिन की नौटंकी की है केंद्र सरकार ने और इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और उसका परिणाम भी भोगा है आज। आखिर उनको मानना ही पड़ा, उनको छुट्टी में भेज दिया।
ठीक है, ये चीज हो गई। यही चीज जीसी अगर जीसी पहले कर मल्होत्रा लेते, जी का तो रुख कर इतनी लेते सब हैं, जीसी करना मल्होत्रा नहीं जी का पड़ता। रुख कर लेते हैं। आगे मल्होत्रा पुलिस को अपना मल्होत्रा रवैया जी, इस ठीक पूरे करना घटनाक्रम के बाद जैसे शुरुआत हुई और जैसे इसका पटाक्षेप हुआ, क्या आपका नतीजा है, क्या आपका निचोड़ है इस पूरे मामले, क्या आपका नजरिया है? मैं ये समझता हूं, देखिए, जो सब्जेक्ट्स नेशनल कैपिटल टेरिटरी की गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं, उसके लिए जो कुछ भी करना है वो किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको दे ना दे, किस तरीके से दे, वो अलग बात है, पर पुलिस के दो रवैये होने चाहिए। पुलिस स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी गई, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, वो इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में कहीं ये इंटरफियर ना करें। पर पब्लिक की अगर ग्रीवेंसेस है, अगर महिलाओं की दिक्कत आती है और उसके लिए यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, उसके लिए भी अगर वो पुलिस के ऊपर अपना हक नहीं रख सकते या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को नहीं कह सकते और काम करवा सकते। मल्होत्रा जी, समय की कमी है, समय की कमी है। यहाँ पर मैं दीवान जी से एक आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा। आप दीवान जी, आप क्या सोचते हैं, काठ की हांडी? नहीं, टिप्पणी हम मल्होत्रा जी से ही लेंगे, क्योंकि वो उन्होंने बहुत ही क्लोजली पूरे संवैधानिक प्रक्रिया और उन सबको वॉच किया है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को वॉच किया है। और आप जिस तरह से मल्होत्रा साहब बता रहे थे, अल्टीमेटली उन्हें सॉल्यूशन मिला वहीं से लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो अगर वो सीधे उनके पास ही चले जाते, शिंदे जी, या उसको अपना अहम की लड़ाई नहीं बनाते और उस लेवल पे उसको कांग्रेस वर्सेस आप या केंद्र वर्सेस राज्य का मुद्दा ना बना करके सीधे सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाते, तो क्या वो उनको छुट्टी पर नहीं भेज देते पुलिस वालों को, या उनको सस्पेंड नहीं कर देते? नहीं, पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास तो वो गए थे, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी किसी के शहर में नहीं किया ना। अब ये छोटे मसले जो हैं, जो दिल्ली की पब्लिक के से डील करते हैं पुलिस के साथ, वहां पर तो कम से कम मुख्यमंत्री के पास डायरेक्ट अधिकार नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू तो होने चाहिए। यानी पुलिस के एक छोटे अधिकारी भी आंख दिखा दें मिनिस्टर को पब्लिक की ग्रीवेंसेस के मामले में, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। आप पूरे तरीके से पुलिस को अपने अंडर नहीं ले सकते, पर जहां पर अपनी पब्लिक की ग्रीवेंसेस को दूर करने का तल्लक है पुलिस के संपर्क में आने के ऊपर, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मान जाना चाहिए। और ये तो शुरुआत से उनकी डिमांड थी, इसको मानने में क्या दिक्कत थी? चलिए, मैं आखिरी टिप्पणी ये करूंगा हरिंदर जी आपके लिए खास तौर से, कि इस पूरे आंदोलन में मैं पिछले 2-2.5 साल से इस आंदोलन को बहुत क्लोजली देख रहा हूं, और आप जिन महिलाओं के सुरक्षा की बात कर रहे थे, इस बार के आंदोलन में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम थी। आपके पूरे उसमें, कल के उसमें भी और आज के उसमें भी महिलाएं करीब करीब नदारद थी पूरे उससे। इसके बारे में तो खैर दर्शक खुद अपनी राय बना लेंगे। चलिए अनंत, आगे बढ़ते हैं जी। आप यही खत्म करते हैं। जी नहीं, दीवान जी, यहाँ पर अब क्योंकि ब्रेक की मजबूरी थी और इसलिए ब्रेक से पहले का फाइनल कमेंट मैं चाह रहा था, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि धरना जो शुरू किया था अरविंद केजरीवाल ने, वो धरना अब उन्होंने खत्म कर दिया है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए हैं। ये चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब। आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें कि वैसे आप हर रोज 8 बजे देखते हैं जिया एक्सप्रेस, जिसमें हम तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर इस समय यह है कि केजरीवाल ने धरना खत्म कर दिया, लिहाजा इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी मांगे आंशिक रूप से मान ली गई हैं, दोनों एसएचओ को छुट्टी पर भेज दिया गया है। और सागरपुर वाले मामले में उन्होंने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, उन लोगों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा ये सब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की, उन लोगों की जो इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुए, उनकी जीत है, लिहाजा वो अपना धरना खत्म कर रहे हैं। हालांकि दिन की शुरुआत जिस अंदाज में आज अरविंद केजरीवाल ने की थी, आज उनके धरने का दूसरा दिन था, आज उन्होंने पानी पी पी कर कोसा था। न केवल
केंद्रीय गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को, बल्कि एलजी साहब की तरफ भी उन्होंने तीखी भाषा का प्रयोग किया था। लेकिन शाम होते होते आखिरकार उनको लगा कि जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि धरना हम खत्म कर रहे हैं। एलजी साहब ने अपील की है, उनका हम सम्मान करते हैं और सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम धरना खत्म कर रहे हैं। और अब सवाल इसमें यह उठ रहा है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम से, इस पूरे हंगामे से किसको क्या हासिल हुआ। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ हरिंदर सिंह जी मौजूद हैं, भोपाल से आम आदमी पार्टी के नेता हैं। हरिंदर जी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा इतिहास में आपको लेकर जाऊंगा। जब आपकी पार्टी का गठन हुआ था, यानी कि आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ था अन्ना के आंदोलन के बाद, आपको भी याद होगा उस समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि धरना करके देख लिया, प्रदर्शन करके देख लिया, भूख हड़ताल करके देख लिया, अब सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में जाना होगा। सर, अब तो आप सिस्टम में भी आ गए थे, सिस्टम में आने के बावजूद आप धरने पर बैठ रहे हैं, तो किसको सच माना जाए? आप पहले सच बोल रहे थे या अब आप झूठ बोल रहे हैं? अरे सामने दिख रहा है यार। हरिंदर जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा हरिंदर जी से। जैसे संपर्क होगा उनसे भी हम ये सवाल करेंगे। सीधे हम रुख कर लेते हैं अमिताभ श्रीवास्तव जी का। अमिताभ जी, जो सवाल मेरा था हरिंदर जी से, वही सवाल आपसे भी है। क्या लगता है कि वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था कि धरना, भूख हड़ताल, प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, अब सिस्टम में जाना पड़ेगा, इसके लिए हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। अब तो वो सिस्टम में आ गए थे, फिर भी वो धरने, प्रदर्शन और आंदोलन की राह अख्तियार कर रहे हैं। इससे सवाल उठता है कि आखिर वो सोचते क्या हैं, करते क्या हैं, कथनी करनी में अंतर है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि अब विधानसभा चुनाव के बाद सीधे लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है जी। बीच में सरकार चलाने का वक्त नहीं मिला और पहले दिन से केजरीवाल जी ने बोला भी था कि सरकार कब गिर जाए पता नहीं। तो ये हर दिन को आखिरी दिन मानकर जिस तरह से कार्य चल रहा है, और ये होना ही है क्योंकि कांग्रेस निश्चित रूप से कांग्रेस अपने मौके का इंतज़ार कर रही है और ये हर अवसर को भुनाने की तैयार हो रही है। दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि ये चीज़ इसलिए भी होनी लाजमी है क्योंकि एक ही वोट शेयर है जिस पर दोनों की नज़र है, आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की। पूरे देश का जिस तरह से इन्होंने अब पहले 300 करीब सीटों की बात थी, अब 400 सीटों के बारे में बात कर रहे हैं, और उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर ये लग रहा है कि अगर कुछ भी अंश तक अगर आप सफल हुआ तो इसकी इस बार की उम्मीदें नहीं, भविष्य की उम्मीदों पर भी सवालिया निशान लग सकता है। इसलिए ऐसे हालात में कांग्रेस न आपको बख्शने को तैयार है और न आप कांग्रेस को मौका देने के लिए तैयार है। अमिताभ जी, इसमें मैं एक आपसे टिप्पणी चाहूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा जो चल रहा है, उनके आपके लीडरशिप को भी पता है कि उनके पास समय बहुत कम है, सामने लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो कहीं ये इनकी सारी टैक्टिक्स और सारे जो राजनीतिक हथकंडे हैं वो इस तरफ तो फोकस नहीं है कि जिम्मेदारियों से बचते हुए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज हासिल किया जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव के बाद सीधे लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। लोकसभा चुनाव में उनको मालूम है कि कभी इन्होंने सीधे सीधे कहा कि जांच के लिए शीला दीक्षित के ऊपर कभी भी किसी भी अगली इनकी कोशिश मुझे लगता है कि ये होगी किसी केंद्रीय मंत्री, पुराने केंद्रीय मंत्री का नाम आएगा। तो कांग्रेस को जिस तरह से लग रहा था कि वो आपको साध लेंगे, और आप इसलिए भी तैयार नहीं हो सकता कि उनका वोट शेयर पर नुकसान होने जा रहा है। तो एक ही वोट शेयर है, दोनों का नुकसान है, दोनों में लड़ाई होनी लाजमी है। राहुल गांधी का प्रयास ये था कि पहले उन्होंने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और सोचा कि मोदी के खिलाफ वो आपको एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए ऐसा करने का मतलब अपने भविष्य की सारी संभावनाओं पर विराम लगा देना है। तो वो अपने आप को इस समय भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में, जैसा कि वो सार्वजनिक रूप से घोषणा भी कर चुके हैं, वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और इसलिए ऐसा होगा। जी, आप सीधे हम रुख कर लेते हैं हरिंदर जी का। यहाँ पर एक बार जो सवाल हम उनसे कार्यक्रम जब ब्रेक से लौटे उनसे हमने शुरुआत में आते ही किया था, वो ये था कि अरविंद केजरीवाल ने, हरिंदर जी आपको भी याद होगा
कि ये कहा था कि धरना प्रदर्शन से बात नहीं बनने वाली, भूख हड़ताल से, अनशन से बात नहीं बनने वाली, इसलिए हम सिस्टम में जाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद सिस्टम को बदलेंगे। अब आप सिस्टम में आ गए, अब आपने सिस्टम को बदलने की दिशा में तो कोई कारगर कदम आप उठाते हुए नजर नहीं आए। आपने फिर से धरने प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार कर लिया, आपने फिर से वही सड़क की राह पकड़ ली। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आपकी सोच है क्या? जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब सिस्टम में आने की बात कर रहे थे, अब सिस्टम में आ गए तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि ये हमारे लिए कोई जीत या हार की लड़ाई नहीं है। हम अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर महिलाएं आपके नेता ने ही कहा कि जीत हो गई हमारी, ये तो आपके नेता इसे जीत और हार से जोड़ के देख रहे हैं। हमारे लिए मेन है आम आदमी के लिए लड़ाई है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं बीच में नहीं बोलता हूं, कृपया मुझे बोल लेने दीजिए, है ना? बोलिए, आप बोलिए। देखिए, ये वाली जो पूरी, आप ही बोल लीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल चुप रहता हूं जब आप बोलते हैं, तो मैं पूरी बात सुनता, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, है ना? देखिए, पूरी की पूरी ये जो घटना है, जो भी पूरी घटना हुई, उसमें केवल एक छोटी सी मांग मांगी गई थी। दिवांग जी, आपने मल्होत्रा जी से पूछा, मल्होत्रा जी ने पूरा का पूरा आपको विस्तृत तरीके से बता दिया कि आखिर ये जो पूरी जो चीज है वो बहुत छोटी सी घटना थी, जिसको माना जा सकता था, जिसको किया जा सकता था, वो आज किया। यानी कि कुल मिलाकर के 2 दिन का ये चलने वाली पूरी कहानी या पूरी नौटंकी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। नंबर दूसरी बात, अभी आप जो कह रहे हैं कि मतलब कि धरना प्रदर्शन पे हम वापस आ गए, धरना प्रदर्शन पे हम क्यों वापस आएंगे? आखिर बिजली का रेट, पानी का रेट हम कम कर रहे हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर जगह पर आप लोगों के मुख्यमंत्री मतलब जो बीजेपी कांग्रेस के हैं वो हमें फॉलो कर रहे हैं। सारी जो चीजें हैं वो व्यवस्थित तरीके से हम एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम मात्र 1 महीने में ही पूरी व्यवस्था को बदल करके और स्वर्ग बना करके खड़ा कर दें? ये कैसे पॉसिबल है? हमें जो चीज नहीं, धरना प्रदर्शन से स्वर्ग बन जाएगा सर? धन्यवाद। जब व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि कैसे आप ये सोच सकते हैं कि 1 महीने में स्वर्ग बन जाएगा। तो सवाल ये है, क्या धरना प्रदर्शन से स्वर्ग बन जाएगा 10 दिन में? 10 दिन में धरना प्रदर्शन जो उस चीज के लिए किया गया, उस मांग को मांगा गया जो वहां के नागरिक मांग रहे थे। आम आदमी की लड़ाई थी ये। उस कॉलोनी के लोग कई सालों से, आप वो वहां की कॉलोनी के लोगों को आपने इंटरव्यू लिया है, वहां की कॉलोनी के लोग बोलते हैं कि वो कई सालों से इन लोगों से इस तरीके की चीजों से परेशान थे। आज उनके सामने वो चीजें हटाई गई, उसकी बात। चलिए आप जो आखिर हमको भी तो समझना पड़ेगा कि आखिर हमें अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेंगे हम। 8 बच्चों को जब दिल्ली से, हाँ 8 बच्चों को जो तो इसी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेकर के भेज दिया था, आप याद करिए, अगर वो आपके हमारे बच्चे होते तो क्या होता? हरेंद्र भाई, आपके सत्ता में आने, दिल्ली में आने के बाद पूरे देश में इस पार्टी और इसके लोगों से काफ़ी उम्मीदें जागी थी, क्योंकि दूसरी राजनीतिक पार्टियों से लोग त्रस्त हो गए थे। इसका असर ये हुआ कि बाकी बड़ी पार्टियों को भी अपने तरीके बदलने पड़े थे काम करने के, और जो नए नए मुख्यमंत्री बने थे उनने भी आपके असर में आके, आपके प्रभाव में आके अपनी कार्यशैली बदली थी और अपने शाही अंदाज में बहुत ज़्यादा कटौती की थी, और वो भी आम मुख्यमंत्री दिखने की उनने कोशिश शुरू की थी। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। एक बहुत बड़ा, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देश के बारे में सोचें आप, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी और इससे बहुत उम्मीद जगी थी। लेकिन एक छोटे से स्थानीय मुद्दे को इस तरह तूल दे करके, इस तरह ड्रिल करके आपने पूरा का पूरा उसका एक तरह की नेगेटिव इमेज जो बनी है आपकी, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, देखा उस नजरिए से देखा है, पर आप ओवरऑल देखिए, आज दिल्ली पुलिस को सुधारने की जरूरत है। आज इतने सालों से जो व्यवस्था चली आ रही है दिल्ली पुलिस की, आज उसके ऊपर अंकुश लगेगा। कल से कुछ ना कुछ उनकी सोच में बदलाव आएगा। दिवांग जी, वही तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज देखिए, बहुत अच्छी बात है कि पूरा देश आज एक नई उम्मीद से देख रहा है, और आपको, हमको, सबको देख रहा है कि शायद देश में एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन शुरू हो चुका है। आज आप और हमारी
ये सोच होनी चाहिए कि जो भी कुछ हो रही हम उसमें उन चीजों का कम से कम समर्थन करें जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। हरिंदर जी आज लौटेंगे आपके अगर पास, नशे आपके में पास लौटेंगे। हम सीधे रुख कर लेते हैं जीसी मल्होत्रा जी का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो 2 पुलिस कर्मियों को छुट्टी पर भेज दिया गया, क्या ये किसी बहुत बड़े परिवर्तन की जमीन तैयार हो जाएगी इससे? पुलिस सुधारों की मांग इस देश में सालों से हुई पड़ी है, कोर्ट के आदेश हैं, रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, सरकारें उस पर अमल नहीं करती। क्या अरविंद केजरीवाल के धरना प्रदर्शन से पुलिस सुधारों की दिशा में, सही दिशा में कदम बढ़ाए जा सकेंगे? मल्होत्रा जी बताएं जरा, क्या ये धरना प्रदर्शन उसकी जमीन तैयार कर पाएगा? क्या उस दिशा में कोई मैसेज जा पाएगा इससे? जो बात लगातार हरेंद्र जी यहां पर कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में, बदलाव की दिशा में बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। ये कदम की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अगर सिस्टम में जो लूप होल है उनको प्लग कर दिया जाता। सिस्टम ये कभी नहीं चाहता कि पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी पावर ना हो। पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर देने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो दिल्ली की है उसके पास पावर्स जीरो हो जाए। तो ये कम से कम अपने विवेक से लेफ्टिनेंट गवर्नर को बीच में किस लिए रखा गया है? इसीलिए रखा गया है कि जहां पर एनक्रोचमेंट का वास्ता आए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों के ऊपर कोई स्टेट गवर्नमेंट जो दूसरी पार्टी की हो दखलंदाजी कर रही हो, वहां वो रोक लगाए। पर जो सिविक अमेनिटीज की बात हो, जो लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक की बात हो, अब ये छोटी सी बात ट्रांसफर करना, सैकड़ों पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ट्रांसफर होते रहते हैं और जगह पे पुलिस इतनी सब सर्विएंट हो जाती है स्टेट, इलेक्टेड स्टेट के पास। यहाँ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ और मिनिस्टर्स के पास बिल्कुल जीरो पावर कर दी जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये ट्रांसफर्स 3 उसी वक्त रोक दिए जाते। ये जुडिशियल प्रोसेस का भी एक अपना, जुडिशियल इंक्वायरी का पर्पस क्या है कि अगर जो अधिकारी के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है वो वहां सीट पे बैठा रहे। हम हमेशा मंत्रियों को भी इसीलिए कहते हैं कि वो रिजाइन करें जब तक जुडिशियल इंक्वायरी उनके खिलाफ है। तो यहाँ रिजिग्नेशन नहीं, सस्पेंशन नहीं, एक ट्रांसफर करने के लिए इतना बड़ा झेलना पड़ा देश को या दिल्ली को, ये इसकी अतः ही जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। अब ये अगर कर लिया गया है और इतना करने के बाद केजरीवाल जी ने इसका वो वापस ले लिया है धरना अपना, तो मैं इसके लिए उसको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस इशू को ज्यादा नहीं बढ़ाया। बड़ा इशू जो है स्टेट हुड लेने का, वो सारी पार्टियां हाँ करती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही लिया जा सकता है, धरने से नहीं लिया जा सकता। पर जो लूप होल्स हैं अपनी पब्लिक की ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए पुलिस की पावर्स जीरो हो, वो भी अपने आप में ठीक नहीं है। चलिए अमिताभ श्रीवास्तव जी का हम रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी, आप सुना आपने हरिंदर जी को, वो लगातार कह रहे हैं कि एक दिशा में, उस दिशा में कदम बढ़ेंगे कि पुलिस का रवैया सुधर जाएगा, पुलिस सुधर जाएगी, व्यवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। क्या वाकई ये इतना बड़ा कदम उठा लिया गया है? क्या ये वाकई आम आदमी पार्टी की या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इतनी बड़ी जीत हो गई है कि 2 SHO को अगर मान लीजिए छुट्टी पर भेज दिया गया, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? देखिए, मैं इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि इतना बड़ा रुख केवल पुलिस की सोच बदलने के लिए किया गया हो। जी, ये निश्चित रूप से जो पर्दे के पीछे खिलाड़ी थे उनको जन दबाव के आगे झुकाने की तैयारी थी और निश्चित रूप से पूरी सफलता तो नहीं, आंशिक सफलता उसमें केजरीवाल को मिली है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद कांग्रेस भी हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी, ऐसा नहीं होने जा रहा। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप देखिए, इधर लगातार इधर बयान आए हैं, चिदम्बरम जी के बयान आ रहे हैं, बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं कांग्रेस के कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये सारी चीज़ें देखिए, जिन पुलिस वालों की बात कर रहे हैं आप भूले नहीं कि 2 पुलिस वालों को देख करके कभी चंद्रशेखर की सरकार गिरा दी गई थी। तो ये पुलिस तो एक बहुत छोटा सा मोहरा है और प्यादा कहिए, लेकिन शतरंज के खिलाड़ी में, खेल में प्यादे का भी बहुत अहम रोल होता है। जी, कई बार वजीर को मार देता है। बिल्कुल। जी जी, दीवान जी।
अब क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि नहीं, यहाँ मैं पर तो, अब सवाल ये उठ रहा है कि आगे की सियासत किस रूप में होने वाली है। जो कांग्रेस और जो ये आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, इसकी गांठें क्या खुलने की दिशा में पहला कदम बढ़ गया है? देखिए, उस तरफ तो कदम बढ़ ही गया है, निश्चित रूप से बढ़ गया है, क्योंकि इनके जो रिश्तों में जो खटास तो पहले से चली आ रही थी, एक मजबूरी के कारण या जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी थी, जिसके तहत कांग्रेस ने अपने फेस सेविंग के लिए उनको समर्थन दिया था। उसके बाद आप पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन इनकी जो सियासी दांव-पेच है, इस पूरे उसने तय कर दिया है कि अब बहुत सारी चीज़ें सड़क पर भी तय होंगी। जो पिछले कई सालों से सड़क की राजनीति करीब करीब इस देश में बंद हो गई थी, उसको इसने एक नए रूप में, नए अंदाज में आप पार्टी ने उसको ला करके खड़ा कर दिया है, और ये निश्चित रूप से भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। जी, और सवाल यहीं से खड़ा होता है, जो बात दीवान जी ने भी बोली है कि सड़क की राजनीति जो पिछले कुछ सालों में इस देश में नजर नहीं आ रही थी, उसको एक नए तेवर के साथ यहाँ पर लाया जा रहा है। लेकिन क्या ये सड़क की राजनीति हमारे देश के लोकतंत्र के लिए हितकर है? क्या ये अराजकता को बढ़ाएगी? क्या ये भीड़ तंत्र को बढ़ावा देगी? ये तमाम सवाल भी हैं इस सड़क की राजनीति को लेकर। बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और चर्चा को शुरू करें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें और तमाम मेहमानों को बता दें कि 4 से 5 मिनट का समय ही हमारे पास है। एक छोटा छोटा कमेंट, जिस पॉइंट पर दीवान जी ने अपनी बात खत्म की थी, सवाल वहीं से खड़ा होता है। जिस सड़क की राजनीति को अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं धरने प्रदर्शन के जरिए मुख्यमंत्री बनने के बाद, अब सवाल ये है, क्या ये सड़क की राजनीति हमारे देश के लोकतंत्र के हित में है? क्या ये अराजकता को बढ़ाएगी? क्या ये भीड़ तंत्र को बढ़ाएगी या फिर लोकतंत्र को मजबूत करेगी? शुरुआत मैं करता हूं जेसी मल्होत्रा जी से। मल्होत्रा जी, सबसे पहले आपका कमेंट। देखिए, ये सरकार विरोधाभास से बनी हुई है। जिस मिनॉरिटी गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट दिया जा रहा है, उन्हीं के खिलाफ ये जो सरकार है हर रोज चैलेंज करती है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये कभी हो नहीं सकता कि उनके खिलाफ जैसे ही एक्शन लिया जाएगा ये सरकार गिर जाएगी। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है जिसके ऊपर चले ये। अगर कहीं बीजेपी और आप गवर्नमेंट एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके सरकार बनाए होते तो शायद मैं सोच सकता था कि 5 साल तक चल जाएंगे। यहाँ तो हर चीज एक दूसरे के उलट है और फिर भी सरकार चल रही है। तो ये सरकार कितने दिन चलेगी, ये अगले जो आम जनरल इलेक्शन है उससे पहले गिर जाएगी, उससे आगे जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इतने विरोधाभास वाली गवर्नमेंट ये छोटे छोटे लूप होल्स को देखेगी, नहीं तो ऐसे इश्यूज कैमोफ्लेज बढ़ने ही नहीं चाहिए थे। ये छोटा सा इशू एलजी को जरा वो टेलीफोन करते 1 मिनट में हो जाता। शीला दीक्षित के राज में भी तो पुलिस की ये थोड़ी था कि पुलिस का ये हाल था। जो अगर शीला दीक्षित के राज में कोई मंत्री या मुख्यमंत्री कहते तो पुलिस मना कर सकती थी कभी किसी काम के लिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। पुलिस फिर भी उनके अंडर नहीं थी। अब तो ये है कि पीछे से इशारा किसी और का होता है तो राजनीति चलने की चाल चलते हैं। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी। मल्होत्रा जी, और जी जो माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, समय की कमी हमने शुरुआत में बताया था। हम सीधे रुक कर लेते हैं अमिताभ श्रीवास्तव जी का। अमिताभ जी, आपका फाइनल कमेंट। हाँ, आपका जो सवाल था उस पर मैं कहना चाहूँगा, देखिए सड़क की राजनीति को एक निगेटिव फ्रेज के तौर पे न लें। मुझे लगता है कि सड़क की राजनीति इस देश की ज़रूरत है जी। निश्चित रूप से जनता की ज़रूरतों का आप दरकिनार नहीं कर सकते। अगर आप सड़क की राजनीति नहीं करेंगे तो इस देश की लगभग 2/3 आबादी जो सड़कों के किनारे रह रही है, फुटपाथों पे ज़िंदगी बसर कर रही है, गांव में खुले में सो रही है, आप उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे। एक शुरुआत हुई है जी। उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जी, हरिंदर जी, आपका फाइनल कमेंट। और सड़क की राजनीति की जब हम बात कर रहे हैं तो सवाल यह भी है कि उसको दिशा किस रूप में दी जाती है, दिशा उसको कैसे दी जाती है, कितना कंट्रोल उस राजनीति को करते वक्त किया जाता है।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी जो है वो पार्टी शब्द आंदोलन से निकला हुआ है, परिवर्तन और कबीर जैसी विचारों से निकला हुआ, विचारधाराओं से निकला हुआ है। और इसको हमारी हर चीज को, हर गतिविधि को राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति को बदलने आए हैं। आप बस मेरा सरकार इतना चला सा रहे हैं ही है। आंदोलन, हरिंदर जी, सरकार चला रहे हैं आंदोलन चला रहे हैं आप। देखिए, बात तो वही है ना, राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। मतलब आप साफ है, इसको आज आने वाला समय बताएगा कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। चलिए दीवान जी, आपका फाइनल कमेंट। अच्छी बात यह है कि केंद्र में आम आदमी आ गया है, इसी जी। नोट के साथ में जी, खत्म करना जी, चाहूंगा। सबसे अहम बात यह है कि केंद्र में आम आदमी आ गया। अब आम आदमी पार्टी उस आम आदमी के सहारे ही शायद केंद्र में बने रहना चाहती है, और शायद कहीं उसी के लिए तो ये रास्ता अख्तियार नहीं किया गया। ये सवाल अभी भी कायम है। बहरहाल तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।